हाय गाइस, कैसे सब लोग। चलो, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। आज अपना फोर्थ लेक्चर है, राइट। ओके। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ ये कोई नई चीज नहीं है। जो हमने कुलम्स लॉ पढ़ा है ये वही है। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी सी डायरेक्शन आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है ना। एग्जांपल लेके चलते हैं। तो हेडिंग डाल लो वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। मान लो कि हमारे पास है दो चार्ज, ये Q1 और ये Q2। इनकी अपने को कुछ पोजीशन वेक्टर पता है। तो इनके बीच का जो आर वेक्टर है, मान लो कि वो हमें पता है। इसको मैं R1 से 2, R12 नाम दे देता हूं इसको, राइट। Q2 पे लगने वाली फोर्स, मान लो कि दोनों सेम नेचर के हैं, तो Q2 पे लगने वाली फोर्स राइट में आ जाएगी और Q1 पे लगने वाली फोर्स लेफ्ट में आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है। डायरेक्शन हम लोग बड़े अपने दिमाग से बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो हमें कुलम्स लॉ ऑलरेडी ही दे रहा है, यस और नो। तो अगर मेरे को F2 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या लिखूंगा, क्या F2 की डायरेक्शन वही है जो R12 की है। हाँ, और डायरेक्शन के लिए मैं यूज करता हूं यूनिट वेक्टर। तो R12 का कैप। अरे समझ में आया। और सिमिलरली अगर मेरे को F1 वेक्टर लिखना हो तो क्या उसको मैं, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होने के कारण, F1 की डायरेक्शन R12 के अपोजिट होने के कारण यहां पे मैं -R12 कैप ले लूंगा। क्या ये बात समझ में आई। बस यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। एग्जांपल लेके समझते हैं, चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, छाप लो, है ना। ऑलराइट, लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो पूछा है, व्हाट इज द फोर्स exerted by 2 कूलम। 2 कूलम की पोजीशन ले लो 3,4 एट अ चार्ज 3 कूलम। 3 कूलम की पोजीशन ले लो 0,0, ले लो 8। ठीक है। मान लो कि दो चार्ज हैं, एक है 3 कूलम का, एक है 2 कूलम का। तो 2 कूलम और 3 कूलम चार्ज। तो 2 कूलम वाले की पोजीशन है 3,4 और 3 कूलम वाले की पोजीशन है 0,8। हमें 3 कूलम पे फोर्स बतानी है। तो पहला बात तो ये है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 कूलम पे फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। क्या ये समझ में आता है। तो मैं सबसे पहले इसको आर वेक्टर बोल देता हूं। 2 से लेके 3 वाले को मैं आर वेक्टर बोल देता हूं, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है पहले तो वो पता कर लो। तो डिस्टेंस यानी कि आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √ऑफ 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर। ये तो आता होगा सबको। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 8 - 4 4 हो गया, 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 + 16 25, 25 का √5। तो आर की वैल्यू आ गई 5। इन दोनों के बीच 5 का गैप है, 5 यूनिट्स का, राइट। ओके। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने, कितना, k × 2 × 3 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन चाहिए। क्या डायरेक्शन F की वही है जो R वेक्टर की है। यस, तो R कैप लगेगा। तो ये कितना बन गया, 6k/25 इंटू आर कैप। आर कैप क्या होगा, आर कैप होगा आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या आएगा भाई, 0 - 3 आई कैप, यानी कि -3 आई कैप। 8 - 4 जे कैप, यानी कि +4 जे कैप। ये आर वेक्टर आया और डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो ये हुई फोर्स वेक्टर फॉर्म में। दिस इज फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म। और यही फोर्स अगर 2 कूलम पे बतानी हो तो इसी फोर्स का नेगेटिव हो जाएगा। उसमें 3 आई कैप -4 जे कैप आ जाएगा नेगेटिव होने के बाद। तो यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो,
डायरेक्शन दिमाग से निकाल लो, फिर ये समझ लो कि आर कैप लेके आना है या माइनस आर कैप लेके आना है, बस। आई होप कि दो पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर तो अपने को लिखना आता ही होगा, है ना। चलिए, शानदार, बहुत बढ़िया। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ भी हो गया। अब हमें यह समझना है, क्या कूलम लॉ किसी मीडियम पे डिपेंड करता है? डज इट डिपेंड ऑन एनी मीडियम? तो मीडियम में कूलम्स लॉ कैसा होगा? है डालो, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। मीडियम में कूलम्स लॉ पे क्या इफेक्ट आएगा? मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, क्यू चार्ज, हमने इसको पानी में रख रखा है, H2O। अब तुम्हें पता है कि H2O कुछ ऐसा होता है शायद, प्लस प्लस टू माइनस, ऐसे कुछ होता है क्या? अगर Q चार्ज पॉजिटिव है तो O2 माइनस इसके पास पास रहेगा, क्या करेगा कि नेगेटिव इसको घेर के बैठ जाएगा, ऐसे, राइट। नेगेटिव इस चार्ज के सिमेट्रिकली अराउंड रहेगा, है ना, बोलो। लेकिन अगर एक दूसरा चार्ज ले आए, ये Q1 है और एक और Q2 ले आए, तो नेगेटिव अब Q2 की तरफ भी अलाइन होना चाहेगा। तो अब क्या होगा कि राइट साइड में ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा और लेफ्ट साइड में थोड़ा कम नेगेटिव आएगा, हाँ ना, बोलो। क्या ये समझ में आया? ओके। एक तो जो Q1 और Q2 के बीच की फोर्स है वो ये वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ ना, बोलो। एक ये जो नेगेटिव चार्ज है वो Q1 को राइट साइड खींचेंगे, फोर्स ड्यू टू द ओरिएंटेड चार्ज, मैं FIN लिख देता हूं इसको। क्या ये समझ में आया? ये नेगेटिव वाले राइट में आ गए, तो ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव Q1 को राइट में खींचने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो गया, नेट फोर्स ऑन Q1 हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस FIN। अगर कोई मटेरियल या मीडियम ना होता तो FIN ना आता, मीडियम होने के कारण नेट फोर्स क्या हो गई, घट गई। इसलिए मीडियम पे डिपेंड करता है कि एक चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लगेगी। सो डज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट डिपेंड्स ऑन द मीडियम? यस। अब किसी मीडियम में कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा? किसी मीडियम में कूलम्स लॉ बनेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन R। क्या? एप्सिलॉन R। अब एप्सिलॉन R कैसे आया बताता हूं। सबसे पहले ये समझ लो एप्सिलॉन R होता क्या है। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और K क्या था? K था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो तो सिर्फ वैक्यूम के लिए लिखते थे, अब एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R आ गया, बस ये फर्क आया। बाकी Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन R को हम लोग कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कहानी कैपेसिटर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल के करेंगे। तो किसी मीडियम पे डिपेंड करता है कूलम्स लॉ? हाँ जी, बिल्कुल डिपेंड करता है। नेट फोर्स चार्ज पे चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, 1 है वैक्यूम के लिए, ठीक है। कोई भी और मीडियम लोगे तो 1 से बड़ी आएगी एप्सिलॉन R की वैल्यू। अरे क्या ये चमका सन्नाटोस, बहुत बढ़िया, छाप लो छाप लो छाप लो। छाप लिया सबने? ओके। अब नेक्स्ट, हमने दो पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्स लगा के फोर्स लिखनी सीख ली। लेकिन अगर एक चार्ज बड़ा हो, है ना, यानी कि मान लो कि एक चार्ज इस पे दे रखा है और एक पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में फोर्स निकालनी हो तो क्या करेंगे? कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी। सीधा एग्जांपल लेके चलता हूं।
मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड की लेंथ है कुछ एल, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की पढ़ेंगे, लेंथ के साथ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, एरिया के साथ चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको पढ़ेंगे सिग्मा। एक होती है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको रो बोलेंगे। ओके, तो मान लो कि एक ये है रॉड जो कि चार्ज है, एक है अपने पास पॉइंट चार्ज क्यू। ये इस रॉड के एंड से ए दूरी पर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू पे कितनी नेट फोर्स लग रही है ये पता करना है। पॉज करो, शुरू हो जाओ। ऑलराइट, तो ध्यान देना, यहां पे जो रॉड का चार्ज है वो हर जगह पे है, और वो पॉइंट चार्ज क्यू से अलग अलग डिस्टेंसेस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट चार्ज से एक्स दूरी पर जाके एक छोटा सा चार्ज ले लेंगे जिसकी विड्थ होगी dx। ले लिया। अब इसका छोटा सा चार्ज कितना आएगा, इसका छोटा सा चार्ज आएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ एलिमेंट, यानी कि dx। क्या ये चमका? अब इस छोटे से चार्ज के लिए कितनी फोर्स लग रही है क्यू के बीच तक? तो फोर्स लग रही है, छोटी सी फोर्स लग रही है के इंटू पॉइंट चार्ज क्यू इंटू छोटा सा चार्ज लैम्डा dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। हाँ ना बोलो, ये छोटी सी फोर्स आई। हमें टोटल फोर्स बतानी है तो इंटीग्रेट कर लिया, टोटल फोर्स आएगी। तो टोटल फोर्स इंटीग्रेशन करना है, एक्स की लिमिट क्या होगी? देखो, एक्स को चेंज करवा के हमें पूरी रॉड को कवर करना है। जो रॉड का राइट वाला एंड है वो पॉइंट चार्ज से ए दूरी पर है, और जो लेफ्ट वाला एंड है उसकी दूरी पॉइंट चार्ज से कितनी है? एल प्लस ए। तो पूरी रॉड को कवर करने के लिए एक्स की वैल्यू ए से एक्स की वैल्यू एल प्लस ए तक जाना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया सबको? ये लिमिट्स हैं कि हमें पूरी रॉड कवर करनी है। तो बताओ भाई कितनी फोर्स आई? सबसे पहले के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 बाय एक्स, लिमिट है ए से लेके एल प्लस ए। तो इसका आंसर बनेगा के क्यू लैम्डा 1/a माइनस 1/l प्लस ए, जो बनेगा के क्यू लैम्डा एल डिवाइड बाय ए इंटू एल प्लस ए। ये आएगी हमारी नेट फोर्स जो इस पॉइंट चार्ज पे लग रही है रॉड के चार्ज के कारण। क्या ये समझ में आया? दूसरा है कि कई बच्चे इस क्वेश्चन में सोच लेते हैं कि हम पूरा चार्ज रॉड के सेंटर पे मान लेते हैं, तो वहां से स्मॉल क्यू पे फोर्स लगा दो, कूलम्स लॉ लगा के। ना भाई, सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती। तो पूरा चार्ज सेंटर पे मान ले ऐसी कोई कहानी नहीं होती। सेंटर ऑफ मास नामक चीज होती है, सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन खुद कर दो, फिर होल्ड करो। हमारे पास है एक हाफ रिंग, ठीक है, ये है हाफ रिंग। इस पे चार्ज दे रखा है लैम्डा कूलम पर मीटर। ऑलराइट, इसका रेडियस आर मान लो, इसके सेंटर पे एक चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू। तुम्हें बताना है कैपिटल क्यू पे फोर्स कितनी है। फाइंड एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू। शुरू हो जाओ पॉज करके। चलो भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस हाफ रिंग को टुकड़ों में तोड़ेंगे। थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, या अल्फा पे जाके डी अल्फा का एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ होगी आर डी अल्फा। हाँ ना बोलो? इसके कारण एक छोटी सी फोर्स आएगी इधर की तरफ, डी एफ। ये एंगल है अल्फा। सबसे पहले डी छोटा सा चार्ज कितना है रिंग पे वो लिखते हैं। उसके छोटे से चार्ज की वैल्यू आएगी लैम्डा इनटू लेंथ।
अब छोटी सी फोर्स निकाल लो, छोटी सी फोर्स आएगी K इंटू कैपिटल Q इंटू छोटा Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। हाँ कि ना? अब इंटीग्रेट कर लो। वेरिएबल कौन है? अल्फा। तो अल्फा कहां से लेके कहां तक कवर करना है? 0 से लेके पाई तक कवर करना है। हाँ कि ना? लेकिन यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि ये जो सारी डीएफ है ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। यहां वाले की डीएफ इस डायरेक्शन में होगी, तो हम लोग सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट ही ऐड कर सकते हैं ना सिमिलरली। सारों के थोड़ा ना कर लेंगे, हर डायरेक्शन का कंपोनेंट लेके ऐड कर देना तो नॉनसेंस है। वेक्टर्स है भाई, वेक्टर के तरीके से ऐड करने पड़ेंगे। किसी एक डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट किया हमने, इसमें गड़बड़ है। डीएफ सही लिखी थी लेकिन उसको इंटीग्रेट करके नेट फोर्स निकालना गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको हम लोग हटा लें कि डीएफ तो चलो सही है। हमें पता करनी पड़ेगी, हमें इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल है डीएफ साइन अल्फा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे डीएफ साइन अल्फा का, सॉरी वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट इज डीएफ का साइन अल्फा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर लो। हाँ कि ना? इंटीग्रेट कर लो। एक आर ने एक आर को मार दिया, तो ये बना के क्यू लैम्डा बाय आर साइन अल्फा टी अल्फा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? साइन अल्फा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, अल्फा की लिमिट कितनी है? 0 से लेके पाई तक। अरे हमें पूरा 0 से लेके पाई तक जाना है ना, पूरा घूमना, पूरी रिंग कवर करनी है, हाफ रिंग। तो 0 से पाई। अब कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, वैल्यूज पुट कर लोगे तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा क्यू बाय आर। ये फोर्स तो वर्टिकल वाली आई। कौन सी फोर्स? ये वर्टिकल वाली फोर्स है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं तो एफ हॉरिजॉन्टल वो आएगी डीएफ का कॉस अल्फा, और सबके कंपोनेंट ऐड करने हैं हॉरिजॉन्टल में। हाँ ना बोलो? तो पुट कर दो। ये बस ऐसा आ जाएगा के क्यू लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस साइन। अरे कॉस का माइनस साइन होता है क्या इंटीग्रेशन? गलत, प्लस साइन होता है भाऊ। कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन अल्फा 0 से लेके पाई तक। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, इसका आंसर आएगा 0। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, सारी की सारी नेट फोर्स किधर है? वर्टिकल डायरेक्शन में। ये इस पे फोर्स लग रही है। तो समझ में आ गया? अगर अपने पास बड़ी बॉडीज हैं, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो कैसे निकालते हैं फोर्स? बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करो, पॉइंट चार्ज बनाओ, सबके कारण उस चार्ज पे फोर्स निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, नेट फोर्स आ जाएगी। आई होप कि ये कहानी समझ में आई। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करेंगे। ऑलराइट, चलो टाटा।